विद्यार्थियों, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल शांति एवं समृद्धि का काल रहा है। हालांकि सैनिक अभियानों की दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक को विशेष सफलताएं प्राप्त नहीं हुई, फिर भी साहित्य और कला के क्षेत्र में उसके समय में बहुत उन्नति हुई। दो प्रमुख विद्वान जियाउद्दीन बरनी और शमसे सिराज अफीफ उसके समय में रहे और उनके द्वारा तारीख़ फिरोज़शाही नामक ग्रंथ की रचना की, जिसके द्वारा फिरोज शाह तुगलक के समय के बारे में हमारे को जानकारी मिलती है। साथ ही फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं फतुहात फिरोज़शाही अपनी आत्मकथा भी लिखी। साथ ही साथ कई ग्रंथों का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद भी करवाया गया। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के समय लगभग 300 नगरों की स्थापना हुई, जिनमें फिरोजाबाद, दिल्ली, कोटला फिरोज शाह, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर आदि नगरों के नाम लिए जा सकते हैं। इनकी स्थापना में भी फिरोज शाह तुगलक का महत्वपूर्ण योगदान था। परंतु जहाँ तक उसकी धार्मिक नीति और सैनिक नीति की बात की जाए, दोनों ही नीतियाँ के परिणाम जो है दिल्ली सल्तनत के लिए घातक साबित हुए और दिल्ली सल्तनत उत्तरोत्तर कमज़ोर हुई और तुगलक वंश का भी जो है तुगलक वंश भी पतन की ओर अग्रसर हुआ। आज हम तुगलक वंश के अंत के प्रमुख कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति, जहाँ तक धार्मिक नीति की बात की जाए, फिरोज शाह तुगलक एक हिंदू माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और फिरोज शाह तुगलक इस बात को अच्छी तरह जानता था कि उलेमा वर्ग काफ़ी प्रभावशाली है और मोहम्मद बिन तुगलक ने इस वर्ग की उपेक्षा करने का परिणाम जो है भुगत चुका था, या उसकी वजह से उसके शासनकाल में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इस कारण से अपने आप को धर्मज्ञ साबित करने के लिए इसने कट्टर धार्मिक नीति का अवलंबन किया और उलेमाओं को राजनीति और लौकिक जीवन में हस्तक्षेप करने का खुलकर मौका मिला। प्रत्येक कार्य के लिए उलेमाओं से स्वीकृति ली जाती थी और साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक के समय इस्लाम को प्रोत्साहन देने के लिए भी कार्य किया गया। इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए भी राज्य की तरफ से जो है कार्य किया गया। स्वयं अपनी आत्मकथा में फिरोज शाह तुगलक ने स्वीकार किया है कि मैंने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है पूरे राज्य के संसाधन लगा दिए हैं। साथ ही साथ अन्य धर्मों के प्रचार प्रसार को भी रुकवा दिया। न केवल हिंदू बल्कि शिया और सूफियों का भी जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में दमन किया गया और इस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक ने कट्टर धार्मिक नीति का अवलंबन किया, जिससे गैर मुस्लिम धर्मावलंबी लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक की सैनिक नीति भी धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश के पतन के लिए जिम्मेदार साबित हुई, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक की नीतियों के परिणामस्वरूप सेना बहुत ही कमज़ोर हो गई। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिक सेवा को वंशानुगत बना दिया, अर्थात एक सैनिक के पुत्र पौत्र और उसके निकट संबंधी उसका स्थान ले सकते हैं। साथ ही साथ सैनिकों को जागीर के रूप में वेतन देने की प्रथा की पुनः शुरुआत फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। सैनिकों में अनुशासन की कमी और भ्रष्टाचार भी उसके समय में पर्याप्त मात्रा में व्याप्त था। स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने एक सैनिक को अपने घोड़े को निरीक्षण में पास करवाने के लिए 1 टका दिया था, जो इस बात का प्रमाण है कि उस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर व्याप्त था और इस प्रकार की नीतियों के कारण सैनिक संगठन बिल्कुल दुर्बल हो गया था। सेना की शक्ति बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी और स्वयं सुल्तान में सैनिक नेतृत्व का अभाव था। इस कारण से इस समय कोई विशेष सैनिक अभियान भी नहीं किए गए। जब दक्षिण में विद्रोह हुए तो फिरोज शाह तुगलक ने ये कहते हुए टाल दिया कि मैं साम्राज्य के लिए
मुस्लिमों का खून बहाने की नीति में विश्वास नहीं करता हूँ। इसी प्रकार राजस्थान में भी विद्रोह हुए, उनकी तरफ भी फिरोज शाह तुगलक ने कोई ध्यान नहीं दिया, और सिंध और बंगाल में जो अभियान किए उनमें भी विशेषकर सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो इस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक की सैनिक नीति के कारण सेना अयोग्य और दुर्बल हो गई। इसी प्रकार तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में, तैमूर मध्य एशिया का रहने वाला था और तुर्क कबीले से संबंध रखता था। मध्य एशिया में मंगोलों की शक्ति जो ही कमज़ोर हुई और तुर्कों की शक्ति बढ़ने लगी, और तैमूर के नेतृत्व में तुर्कों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और इसी क्रम में तैमूर लंग 1398 ईस्वी में उत्तरी भारत पर भी उसने आक्रमण किया, और मार्ग के अन्य नगरों को टालते हुए उसने सीधा राजधानी के ऊपर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली पर नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का शासन था, और दिल्ली के ऊपर आक्रमण की सूचना पाकर नासिरुद्दीन महमूद गुजरात भाग गया, और तैमूर के द्वारा राजधानी को लूटा गया और भीषण कत्लेआम किया गया। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और इस प्रकार से लूटपाट कर 6 महीने तक लूटपाट कर अंत में तैमूर सर्दियों की शुरुआत में वापस मध्य एशिया चला गया, और उसके जाने के कई दिनों बाद वापस फिर नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के द्वारा राजधानी पर अधिकार किया गया। तो इस प्रकार तैमूर के आक्रमणों से रही सही तुगलक वंश का और दिल्ली सल्तनत का रहा सहा शक्ति भी दुर्बल हो गई, और इस प्रकार से तैमूर के आक्रमण ने भी जो है तुगलक वंश और दिल्ली सल्तनत को पतन की ओर अग्रसर किया। इसी प्रकार से अयोग्य उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक की एक तो तुष्टीकरण की नीति, और उसके बाद में उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो सब के सब अयोग्य हुए। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389 ईस्वी, अबू बकर 1389 से 90 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1390 से 94 ईस्वी, और नसीरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी सभी अयोग्य साबित हुए, और किसी ने भी सल्तनत के संगठन में अपना योगदान नहीं दिया, और उत्तरोत्तर इनकी शक्ति कमज़ोर होती गई। तैमूर के आक्रमण के बाद उपजी अव्यवस्था में जौनपुर स्वतंत्र हो गया। दूसरी ओर राजपूत राजाओं ने भी अपने राज्यों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास स्टार्ट कर दिया, और गुजरात का राज्य है वो भी स्वतंत्र हो गया, और पंजाब के राज्य पर लौटते हुए तैमूर ने अपना एक प्रतिनिधि खिज्र खां को नियुक्त कर दिया। इस प्रकार से पंजाब भी दिल्ली सल्तनत के अधिकार से निकल गया, और बाद में यही खिज्र खां जो सैयद वंश से संबंधित था ने तैमूर से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, और बाद में दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर 1414 ईस्वी में दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया, और इस प्रकार से तुगलक वंश का अंत हो गया और एक नए राजवंश की शुरुआत हुई, जिसको हम सैयद वंश के नाम से जानते हैं, और जिसकी स्थापना 1414 ईस्वी में हुई, और जिसका संस्थापक खिज्र खां सैयद था। धन्यवाद।